नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, हांसी किले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर डीसी प्रियंका सोनी मैम और यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, जो भूकंप आने पर या अन्य सिचुएशन होने पर किस तरह से काम किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को यहाँ पर डेमो दिया जा रहा है। मुसीबत के टाइम पर हर एक डिपार्टमेंट की क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, ये इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और ये डेमो यहाँ पर दिया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है और अपनी जिम्मेवारियों को बारीकी से पूरी कर रहे हैं। करीब जो है भूकंप आया था हाथी में, उसी पर सभी स्टेक होल्डर अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले फायर द्वारा जो पुलिस द्वारा जो है ट्रैफिक कंट्रोल, अभी एम्बुलेंस जो आई है वो विक्टिम को यहाँ से जो घायल है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ द्वारा जो है वाटर सप्लाई और जो बाधित हुई थी उस पर दोबारा से चालू किया जाएगा। बीएसएनएल द्वारा जो है टेलीफोन जो लाइनें जो थी डिस्टर्ब हुई थी, उसके लिए दोबारा से टेलीफोन लाइन ठीक की जा रही है। तो शिफ्ट किया जाएगा, कैसे स्टेशन पर लेके आए हैं हम, खत्ते पे डाल के स्टेशन पर लेके आए हैं। डॉक्टर रेड क्रॉस के जो आए हैं वॉलंटियर से हैं और एनएसएस के हैं और फर्स्ट एड पोस्ट पर पहुंचे और जो घायल को जो है ट्रीटमेंट दे। दिखाया गया है, इनका फर्स्ट एड दी जाएगी। वेटनरी टीम जो है, जो कि क्योंकि जब इस तरह की आपदा आती है तो उसमें पशुओं को भी बहुत नुकसान होता है, तो वेटनरी टीम उनको देखे। वेटनरी डॉक्टर स्टेजिंग एरिया में रिपोर्ट करें। होमगार्ड और सिविल डिफेंस जो अंदर है, घायल है, उनको निकालें। सिविल डिफेंस की टीम द्वारा जो अंदर घायल है उनको निकाला जा रहा है स्टेशन पर। होमगार्ड और सिविल डिफेंस द्वारा जो है बहुत अच्छी तरीके से घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। एमआई रूम भेजा जा रहा है। सिर्फ रेड वाला अंदर जाएगा एम्बुलेंस के अंदर। थैंक यू। स्ट्रेचर ले आओ। एनडीआरएफ रिपोर्ट करें। एनडीआरएफ टीम घटनास्थल पर रिपोर्ट करें, क्योंकि जो है बहुत बड़ा इंसिडेंट है। लोकल प्रशासन से बाहर से है, तो अगर उनको एक टीम की चाहिए जरूरत है, एनडीआरएफ टीम की। अभी एनडीआरएफ टीम जो मौके पर पहुंच रही है। स्ट्रेचर निकालो। स्ट्रेचर निकालो। एनडीआरएफ टीम द्वारा जो अपना है ना, हाँ अपनी गाड़ी का दूसरी में कौन एनडीआरएफ टीम द्वारा जो कि क्योंकि उसमें लीकेज है गैस का, तो उससे पहले गैस लीकेज को चेक किया जा रहा है कितना।
बाइक लगा दी। गैस रिसाव को रोकने के लिए टीमें काशी को लेकर देखिए वो और किसी प्रकार का गैस अगर सिलेंडर लीकेज है तो उसका डिटेक्ट करके उसको सिलेंडर को सील्ड करके फिर उसके बाद रेस्क्यू कार्रवाई चलती है। इंजर्ड हैं सिलेंडर के साथ बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया जाएगा। यहाँ गिर गए हैं इनके पास गैस सिलेंडर इक्विप है जिनके साथ जमीन अभी बोटी के बाद निकल रहे हैं उधर NDRF अपनी टीम गैस को देखते हुए एक कैजुअलिटी कामयाब हुई है। अभी वो रेस्क्यू करेंगे। गैस लीकेज से अभी कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन साथ फायर ब्रिगेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू टीम होमगार्ड की टीम है वो टू हैंड शीट पर लगता है कैजुअलिटी के दोनों पैर में चोट है, उसको बड़ी सावधानी से फर्स्ट एड पोस्ट तक लेके आ रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि रास्ते में बाधा उत्पन्न ना करें। जो भी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि उनको अलग अलग करता रहे ताकि कैजुअलिटी निकालने में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। होमगार्ड के दो टू हैंड शीट से कैजुअलिटी के दोनों पैर में कैजुअलिटी काफी घबराई हुई लग रही है। अभी NDRF की टीम रेस्क्यू करने के लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट का जो निशान लगा दिया है और कटर इक्विपमेंट अदर्स लेकर चले हैं ताकि जो कैजुअलिटी फंसी हुई है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो गाड़ियों के बीच में है, तो साइड से कटिंग को काटकर ही उसको निकालना उचित महसूस हो रहा है। ये आप NDRF के जो टीम को देख रहे हो तो गैस का था एक दिखाया गया था उसमें, क्योंकि इस तरह की जब डिजास्टर आते हैं तो गैस लीकेज की भी संभावना होती है। गैस सिलेंडर को उन्होंने जो है सील किया सील्डिंग किट से। अभी जो है दूसरा स्लैब के नीचे जो दब जाते हैं विक्टिम गैस सिंड्रोम, वो एयर लिफ्टिंग बैग से जो है उसको निकाला जाता है क्योंकि बहुत हैवी लोड है उसके पैरों पर, और उसको निकाल के फिर जो है शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ से वो जनरेटर शुरू किया गया है। ये और टीम के लोग भी आ गए हैं। कैजुअलिटी फर्स्ट एड पोस्ट आई है, उन्हें एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी सूचना मिल सके। अब ये इसमें हाइड्रोलिक जैक है, पीछे से इसको प्रेशर मिला है और ये लिफ्ट के जरिए इसको उठाया जाएगा। ट्रक को काटकर इसकी गाड़ियों के बीच में जो फंसे हुए थे उनको काटकर दूसरी कैजुअलिटी को निकाल रहे हैं। सबने NDRF सब टीम में जहरीली गैस जो ना किसी को नुकसान करे वो जो इक्विपमेंट अपने पहने हुए हैं लेके सकते हुए NDRF टीम। सभी को नमस्कार। आज की जो ये एक्सरसाइज है मॉक ड्रिल और 8 प्रकार से NDRF रहेगा। जो बाहर के फंसे हुए थे जिनको देख सकते थे उनको सभी निकाल दिया है। कुछ जो अंदर फंसे हुए हैं उनको सर्च से ही दो बार सर्च किया जाता है कि उनको नहीं देख पा रहे। तो लोग दूसरे के मंदिर में खड़े हुए बिल्डिंगों में उनको सर्च स्कूल में इसमें क्षमता होती है। आप देख रहे हैं गाँव में बिल्डिंग नहीं था उसमें रहता है और उसको काटा जाता है फिर उसको निकाला जाता है। और ये सेम डॉग जिसमें
तो उनको रसोईला आराम से आसानी से खाना के लिए है। अभी वो लोग को छोड़ दिया गया है और लोग को आसानी से ढूंढने में मदद करेंगे। क्योंकि 8 बजे तक आता है तो सांसें लेने में रहती है, तो उसके अंदर कितनी भारी मात्रा में कौन कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो उनको ढूंढने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई ये आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे आप भागेंगे। ये बिल्कुल ये डॉग आपको जो नजर आ रहा है ट्रेन डॉग है ये। और ये मैं जानना चाहूँगी कि ये डॉग ट्रेंड है क्या? जी सर। तो मैं इसके बारे में इसकी जो जिम्मेवारी है उसके बारे में एक बार जानना चाहूँगी। जिम्मेवारी जैसे मैडम ये एनडीआरएफ के डॉग है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जी, 56 कार्ड तो नहीं लगी? नहीं 56 वीक की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें जैसे मलबे में कोई दवा होता है, यदि लाइफ है तो उसकी स्मेल सूख के बाहर करते डिगिंग करते हैं, तो उसका ये करो। स्मेल से पहचान सकते जी जी जी। तो ये मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि एक आदमी काम करता है और एक डॉग काम करता है, इसमें कितना फ़र्क है? ये डॉग स्मेल पे काम करते हैं और आदमी जो उसको इतना स्मेल का पता नहीं रहता, वो उस पर एक्यूमेंट पे काम करते हैं, ये स्मेल पे काम करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है, जो डेमो दिया जा रहा है, यहाँ पर डीसी साहब और मैम प्रियंका सोनी मैम यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस की या जो हर तरह की जो डिपार्टमेंट है वो आया हुआ है, और जो कुत्ते की यानी कि डॉग की जो जिम्मेवारी होती है वो बताइए। बिल्डिंग को मार कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरी रेस्टोरेंट अपना टाइम उसके अंदर खराब ना करे। अभी हम की टीम है वो के सारे सहयोगी जो लेके आ रहे हैं कि उन्हें अंदर कोई ऐसी वस्तु है जिसके प्रवृत्ति को लाए जाते, तो उन्होंने उसके कपड़ों को पेपर कर उनके स्टेशन से और बड़ी आसानी से कदम से कदम मिलाते हुए उनके स्टेशन से और बड़ी आसानी से कदम से कदम मिलाते हुए बनाए रखें। अभी आप देख सकते हैं ऊपर तारों से जो बॉडी है उसको पार्सल किया जा रहा है, उसको पहुंचाया जा रहा है, बांधकर किस तरह से सुरक्षा की जा रही है। उधर यहाँ पर को मिली है। रेस्क्यू से पता चल रहा है कि अंदर काफी भारी मात्रा में हताहत हुई है। अभी तक किसी के जान प्रे करता हूँ कि ऐसा कोई हादसा ना हो। ऐसी जगह पे खड़े हुए खुले में चक्कर आपको कोई होने की कोई खतरा रोड के साथ अगर बात करने के रास्ते यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी दुर्घटना के दौरान हुए घायलों को किस तरह से एनडीआरएफ टीम के नौजवान सुरक्षित सावधानी बरतते हुए स्ट्रेचर पर बांधकर रस्सियों के माध्यम से नीचे उतार रही है, ताकि किसी भी नुकसान के बिना घायल को नीचे लेकर आया जाए। आप लोग देख सकते हैं कि घायल को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है और यहाँ से अब एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। समय समय पर एम्बुलेंस आ रही हैं
अब यहाँ से घायल को पहले एम्बुलेंस में ले जाकर एम्बुलेंस के दौरान हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि घायल को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है और अब इस घायल को एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा और एम्बुलेंस वहाँ पर पहले ही तैयार खड़ी है। घायल को एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा चुका है और आप देख सकते हैं एम्बुलेंस पूरी रफ्तार के साथ आ चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में अलग अलग डिपार्टमेंट से पूरी टीम आई हुई है। एक तरफ एनडीआरएफ की टीम है, दूसरी तरफ पुलिस, फॉरेस्ट व अन्य डिपार्टमेंट भी है। अब आप देख सकते हैं कि एक घायल को और लाया गया है। अब इसको भी एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल में ले जाकर इसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। एम्बुलेंस भी बार बार आ रही है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में आम पब्लिक भी आई हुई है जो बचाव अभियान में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेवारी को, अपनी अपनी ड्यूटी को बारीकी से निभा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो घायल को एनडीआरएफ की टीम लेकर आई थी, एनडीआरएफ की टीम घायल की जांच कर रही है कि उसको कितनी चोट आई है। वह एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी लगा दिया गया है ताकि रास्ते में सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। आप देख सकते हैं एक और घायल मिला है, एनडीआरएफ की टीम उसको भी रस्सियों के माध्यम से नीचे उतार रही है। आपने देखा कितनी स्पीड के साथ रस्सियों के माध्यम से घायल को नीचे उतारा गया है ताकि जल्दी से घायल को हॉस्पिटल पहुंचाकर ट्रीटमेंट दिया जाए और घायल की जान को बचाया जाए। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जल्दी सभी घायलों को बाहर निकाल चुकी है और अपना काम निपटाने के बाद, सभी घायलों को बाहर निकालने के बाद अब एनडीआरएफ टीम के जवान खुद नीचे आ रहे हैं रस्सियों के माध्यम से और हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं। इस तरह के जो हादसे होते हैं उसमें ये नहीं है कि कोई एक विभाग आकर अपना काम करे, वही अच्छा रहेगा। इसके अंदर सभी का सहयोग, जैसे कि बिजली की तारों का काट देना, बिजली बंद करना, गैस कनेक्शन है उनको बंद करना, क्योंकि जब अर्थक्वेक होता है तो सबसे ज़्यादा इन दो चीज़ों से नुकसान होता है कि करंट आने से और गैस के लीकेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद सीवरेज को बंद करना, इस तरह की सारी दिक्कतें सभी विभाग आपस का तालमेल बनाए रखते हुए ये कार्रवाई करते हैं। तो जब कैजुअलिटी को जब बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर वहाँ सिर्फ कैजुअलिटी होती है, वहाँ इस तरह का कोई सामान नहीं होता कि जिनको आसानी से बाहर लेके आया जा सके। तो सिर्फ उपलब्ध साधनों से बड़ी बारीकी से उनको और नुकसान ना हो, तो इस तरीके से उनको कैजुअलिटी को बाहर निकाला गया। मैं साल में 2 बार कम से कम करवाई जाए ताकि आमजन को भी इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में और अपने बचाव के बारे में पता चले। धन्यवाद। फायर ऑफिसर, उसके बाद सिविल डिफेंस तैयार रहे, उसके बाद रेड क्रॉस तैयार रहे। फायर ऑफिसर, नमस्कार जी। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि किले के अंदर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। फिर मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा। हमें पहले फायर फाइटिंग की और फिर रेस्क्यू के अंदर हमें 5 टीम ली। और जो ये मॉक ड्रिल है, इसका यही फायदा है कि हम सभी डिपार्टमेंट मिलकर कार्रवाई करते हैं, जिससे हमें महसूस हो जाता है कि किसका क्या कार्य है और रेस्क्यू करने में हमें दिक्कत नहीं आती। और जो हमें एनडीआरएफ के इक्विपमेंट्स देखे हैं, ये इक्विपमेंट भी कुछ तो हमारे पास है और कुछ मैं अपने विभाग से रिक्वायरमेंट के लिए लिखूंगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो एनडीआरएफ को पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। ताकि एनडीआरएफ पहुंचे उससे पहले हम रेस्क्यू और पब्लिक का बचाव कर सकें। धन्यवाद। सुझाव है
कि हमारे पास भी जो ये बेसिक इक्विपमेंट्स है वो होने चाहिए। आप इसका प्रपोजल बना के भेजने के पश्चात मुझे भी बताएं, मैं भी इसको टेकअप करूंगी कि हिसार जिले में वी शुड हैव वन सेट ऑफ ऑल सच इक्विपमेंट्स। सिविल डिफेंस की तरफ से भी मुझे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि जो सिविल डिफेंस का काम है वो कंट्रोल रूम का काम है, और वो सेक्रेटरी में जो कंट्रोल ऑफिस बनाया है वो सभी को गाइडलाइन दे रहे हैं कि कौन सी टीम को कहाँ पहुंचकर कहाँ रिपोर्ट करनी है और कहाँ किस प्रकार के हादसे हुए हैं। सिविल डिफेंस एक ऐसा विभाग है जो सेना के साथ देश के हर कोने से जुड़ा हुआ होता है। तो किसी प्रकार की आपदा जब आती है तो सबसे पहले सूचना सिविल डिफेंस से जारी की जाती है, जो कि डीसी मैडम के अधीन ही होते हैं। और जहाँ तक होमगार्ड का सवाल है तो होमगार्ड सिविल डिफेंस की ईस्ट सेक्शन पर मैन पावर सप्लाई करता है, तो जितनी इक्विपमेंट की जरूरत है वो सभी सिविल डिफेंस से ही लेने होते हैं। तो मैडम से अनुरोध करूंगा कि एक बार सिविल डिफेंस का भी व्यू चेक करके उन्हें जो जो इक्विपमेंट की जरूरत है कृपया करके सप्लाई कर दे। काफ़ी समय से सिविल डिफेंस में कोई सामान नया सामान नहीं उपलब्ध हुआ है। धन्यवाद। सिंह रेड क्रॉस सोसाइटी हिसार, हमें सूचना मिली थी कि आसी किले के अंदर कोई दुर्घटना घटी है। हम रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 9 मेंबर और 30 वॉलंटियर मौके पर पहुंचे और हेल्थ डिपार्टमेंट और हमने हेल्प की जो भी कैजुअलिटी आई, हमारे पास 23 कैजुअलिटी आई, जिनमें से 6 को रेफर कर दिया गया और बाकी को फर्स्ट एड दे करके घर भेज दिया गया। थैंक यू। वॉलंटियर्स है रेड क्रॉस के, उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए सो दैट क्लियरली जो आपकी कैप है वो लगा के आए, ताकि हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेड क्रॉस के हैं, ये दूसरे के हैं। इसके साथ ही इनका कमांडर भी होना चाहिए, ठीक है, मौके का लीडर हो। सेम सिविल डिफेंस से जो लोग आए हुए थे उनका भी देयर वाज नो आइडेंटिफिकेशन, तो वो इंश्योर कर लें कि उनका भी कुछ आइडेंटिफिकेशन हो कि जो आम पब्लिक है, जो स्पेक्टेटर्स हैं उसमें, और जो सिविल डिफेंस के हैं उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। और फिर तीसरे जो वॉलंटियर्स आते हैं उनका, ताकि हम क्लियरली मौके पे जब काम कर रहे हैं तो हमें पता रहे कौन कहाँ पे है और क्या काम कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले तो मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन का और एनडीआरएफ टीम का थैंक्स करना चाहूँगा कि जो इन्होंने इतना अच्छा मॉक ड्रिल किया आज, और इसमें हम लोगों को भी पता लगा कि हम लोगों की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सभी डिपार्टमेंट्स इस बारे में सजग रहे। हमारे को जो ड्यूटी दी गई थी सिर्फ हमारा इतना ही काम था कि इलेक्ट्रिसिटी को इमीडिएटली कट कर देना चाहिए ताकि उससे कोई कैजुअलिटी ना हो। तो ये हमारी टीम ने बहुत अच्छे से किया, और मैं एश्योर करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि कभी आगे से कोई ऐसी आपदा आ भी गई, भगवान ना करे आए, ऐसी आपदा आई तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुली एडियर करेगा और हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी एनडीआरएफ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें एक सूचना मिली थी कि आसी के किले में एक कैजुअलिटी हुई है ड्यू टू भूकंप आने की वजह से, और उसमें बिल्डिंग्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो हमारी टीम यहां पे पहुंची और बिल्डिंग को देखा कि इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, और कैजुअलिटी जितनी थी उसके बाहर निकलने के बाद उसका आकलन कर रहे हैं और उसको जल्द से जल्द रिपेयर करने का एस्टिमेट बनाएंगे और जल्दी जल्दी इसको रिपेयर करेंगे। और आगे भी दूसरे डिपार्टमेंट से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके फ्यूचर में भगवान ना करे कोई ऐसी आपदा आए तो हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू। BSNL गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। BSNL का मेन रोल रहता है कि टेलीकॉम सर्विसेज पे वॉच रखें
जब भी कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक है, तो हमने अपनी सर्विसेज को प्रॉपरली वॉच किया उस ड्यूरेशन में, ताकि कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत ना आए, और वो बखूबी हमारी टीम ने किया। और यहाँ पर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला कि हमें ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है। थैंक यू ऑल। वायरलेस इनको दिए गए हैं वो एनडीआरएफ के थे या आपके थे? अच्छा, मोबाइल सर्विसेज हैं यहाँ पे, लैंडलाइन नहीं है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके ऑप्टिक फाइबर जनरली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करने के लिए आपके पास इमरजेंसी रिस्पांस टीम रेडी रहनी चाहिए। ठीक है। पब्लिक हेल्थ, नमस्कार। पहले तो प्रशासन का धन्यवाद कि मैं एक मॉक ड्रिल का हिस्सा बना, और वैसे तो हमारे को यही बताया गया था कि पानी की व्यवस्था रखनी है यहाँ पर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, पर अब मैंने देखा कि जब अर्थक्वेक आएगा तो हमें पहले तो अपनी वाटर सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, कहीं वो पंक्चर ना हो जाए, और अपनी टीम को जहाँ भी कोई डैमेज हुई लाइन या कोई सीवर लाइन है तुरंत प्रभाव से उसको रेक्टिफाई करके विद इन टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड में उसको रिस्टोर किया जाएगा। इसका मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, और हमें ज्ञान और नॉलेज मिली कि कैसे हमने काम करना है इन फ्यूचर। अगर बहुत लार्ज स्केल में मैसिव फायर आउटब्रेक होती है तो उनकी जो वाटर सप्लाई इंश्योर करनी है, दैट विल आल्सो बी पब्लिक हेल्थ ड्यूटी। ठीक है, तो उसके लिए भी आपका नियरेस्ट कहाँ पड़ता है और आपके टैंकर्स वगैरह से आप कैसे टाई अप करोगे कि वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रेगुलरली चलती रहें। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मॉक ड्रिल के जरिए आपने हमें और आम नागरिकों को इसके जागरूक किया है। तो हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है, और हम अंदर गए तो हमें इसके अंदर कोई एनिमल कैजुअलिटी नहीं मिली, लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो हम पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पास ऐसी सिचुएशन में जो इंजर्ड एनिमल्स हैं, मान लीजिए काउज हैं, बफेलोज हैं, उनको निकालने के लिए क्या मैकेनिज्म है? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है डिजास्टर प्लान की? उसमें जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको आप अपडेटेड फॉर्म में भेजें, ताकि जब कभी भी डिजास्टर होता है तो सबसे पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसके अनुसार ही चला जाता है, उसके अनुसार ही सबको फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं। तो कृपया करके ये इंश्योर करें कि जो आपकी इंफॉर्मेशन कोई चेंज हुई है, कोई अपडेट करनी है, तो उसको आप पीओ हैं हमारे, इनके पास आपने भिजवानी है ईमेल पे। और पब्लिक हेल्थ का एक और है कि ऐसे अर्थक्वेक या और भी किसी टाइप के डिजास्टर के मामले में पानी सप्लाई यदि दूषित हो जाती है इस एरिया की, तो इसको ऑल्टरनेट वाटर सप्लाई फ्रॉम विच एरिया आप करेंगे, उसकी भी आप ध्यान रखें। फॉरेस्ट, इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ लोगों को जानकारी दी। आदरणीय डीएम महोदय, एसडीएम अधिकारीगण और सभी जो टीम आई है उनको हमको सबको धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर मॉक एक्सरसाइज को सफल आयोजन किया गया। मेन मकसद एनडीआरएफ का है कि अवेयरनेस, हम सभी जाने अगर इस तरह की घटना होती तो हम सब मिलकर कैसे काम करेंगे। कोई एक डिपार्टमेंट इसको नहीं कर सकता, जब ऐसी आपदा आएगी तो हम सब मिलकर काम करेंगे, उसी के लिए हम हर जगह ये करते हैं। और जैसा कई डिपार्टमेंट ने कहा था कि और एक्सरसाइज हो, तो अगर महोदय से हमारे पास आएगा डीएम ऑफिस से तो हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे, फिर हिसार में करेंगे और जो भी आपका तहसील हेडक्वार्टर होगा उसमें भी हम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी 2 बटालियन है एसडीआरएफ की अपनी हरियाणा की, जो कि भौंडसी में है, उनको हमने ट्रेनिंग दिया था, और वो भी हो सकता है कुछ समय या 1 साल के बाद में वो भी आपके साथ में इस तरह से मॉक एक्सरसाइज में उसमें भाग लेंगी। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको हरियाणा सरकार का रखने का प्लान है। और चूंकि ये हरियाणा स्टेट हमारे क्षेत्र में आता है, हम गाजियाबाद में, लेकिन हमारी टीमें रहती हैं,
तो इसलिए हम अलग से भी हमारी मॉक एक्सरसाइजें होती हैं अवेयरनेस के लिए, वो टीमें आती हैं। और मुझे बड़ी ये कहने में खुशी होगी कि आप लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, खासकर जो आपका सिविल डिफेंस, होम गार्ड और फायर सर्विस ने, और दूसरे जो एनजीओ सिविल के आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से भाग लिया। और हम चूँकि कुछ कमियां तो रहती हैं, ऐसा नहीं है कि हम खासकर जो पीएचडी थी जो पब्लिक हेल्थ का तो ठीक था, लेकिन रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें हैवी मशीनरी की जरूरत होती है, जैसे जेसीबीयाँ हैं, तो उसका भी हमारे क्षेत्र में हो कि हमारे पास इतनी जेसीबीयाँ हैं, अगर ऐसा होगा तो उस डेब्रीज को हटाने को या उसके लिए भी वो सब अपना डाटा रखें और आपस में वो रखें। एक मोबाइल की बात आई थी, फ़ोन की, क्योंकि ये लैंडलाइन और इस तरह का कम्युनिकेशन अमूमन हम कई जगह तो ठप हो जाता है काम। हमारे पास तो है, पुलिस के पास भी है कम्युनिकेशन का, लेकिन बीएसएनएल के पास में अपना क्या होगा वो अल्टरनेट भी कर लें, क्योंकि तब इस तरह का लैंडलाइन और मोबाइल जो है नहीं हो पाता है। तो मैं सभी का पुनः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भी हमारे साथ में काम किया है, और खासकर फायर डिपार्टमेंट और सिविल होमगार्ड्स ने बहुत अच्छा काम किया था। तो मैं पुनः मैडम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, क्योंकि यहाँ कम समय में, क्यों कल ही हमारी मीटिंग हुआ था और हमने आज ही मॉक एक्सरसाइज किया, तो पुनः आप लोगों का धन्यवाद। जय कि सभी डिपार्टमेंट तो हम बहुत बाद में पहुँचते हैं, अगर एक्चुअल में कोई इंसिडेंट होता है कभी भी कहीं भी, तो वहाँ पर जो लोकल पब्लिक होती है वो सबसे पहले जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है। उसके बाद हमारे पास मैसेज आते हैं, हम पहुँचते हैं या पुलिस पहुँचती है, लेकिन सबसे पहले आम पब्लिक पहुँचती है। तो आम पब्लिक को भी इससे मुझे लगता है डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा कि कैसे जो है ना लोगों को निकालना होता है और कैसे उनको जो है ना मैसेज आके दे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, पब्लिक हेल्थ को या हेल्थ को, उन लोगों को संपर्क करके वहाँ पर इन चीज़ों को सुधार किया जाता है। तो अब मैं अंत में अनुरोध करूँगा उपायुक्त महोदय से कि वो भी अपने जो है ना विचार साझा करें हमसे, उनका अनुभव क्या रहा। इससे पहले वो अपने विचार साझा करें, मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा कि आज का ये जो मिशन था, एक मॉक ड्रिल की हमारी लैंड स्लाइड्स अर्थक्वेक के साथ, अर्थक्वेक आ जाता है तो क्या क्या वहाँ पर हो सकता है, कैसे कैसे सभी डिपार्टमेंट काम करते हैं। एनडीआरएफ की टीम ने जो यहाँ पर काम मौजूद है। आज की ये मॉक ड्रिल में आप सभी लोगों ने अपना बहुत अच्छा सहयोग दिया, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ जो कुछ एक कमियाँ हमने भी आपको बताई, कुछ आप लोगों ने स्वयं भी महसूस की होंगी, उन कमियों को रेक्टिफाई करने का यही समय है। इसे आगे के लिए ना छोड़ें, प्रेजेंट समय में ही इन सभी कमियों को आप दुरुस्त कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में यदि कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो हमारा महकमा और हमारा प्रशासन पूरी तरीके से तैयार रहे उसे डील करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद उपायुक्त महोदय मैम। एंड अब मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ आप सबका कि आप सबने अपना कीमती समय दिया, अपने अच्छे से आपने अनुभव साझा किए। जैसे कि उपायुक्त महोदय ने बताया, किसी डिपार्टमेंट में कमियाँ हैं, कोई जिसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसके हमारे माध्यम से अपने उच्च अधिकारी को भेजें। और पीओ साहब जो हमारे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के, उनसे भी अनुरोध है कि सभी डिपार्टमेंट से इसके अनुभव लेकर इसका जो है ना एक अपने बना लें आज का मॉक ड्रिल का डिटेल, कि हमने यहाँ से क्या क्या सीखा और आगे क्या क्या कमियाँ हैं जो आगे दूर की जा सकती हैं। एक अच्छी प्लान बनाएं ताकि भविष्य में भगवान ना करे ऐसी कोई आपदा आती है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक्शन बीएनआर से चाहूँगा कि वो यहीं पर रुके, आप सभी बाकी अपने अपने कार्य कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीडिया पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बड़ा अच्छे से हमारा सहयोग दिया, आप सभी का धन्यवाद।